देखिए, पेट्रोल के जो बढ़ते दाम हैं, जो महंगाई हो रही है, यहाँ तक कि खाने पीने वाले तेल में भी, तो ये बहुत बड़ी जो हमारे देश में ही पूरी बहुत बड़ा समस्या है। इससे आज देश की जो जनता है वो जूझ रही है। और आज अगर पेट्रोल को देखें कि दामों को हम लोग देखें तो पेट्रोल करीबन 100 रुपये के पार है, यानी 107 रुपये है, और डीजल भी 100 रुपये के पार पहुँच चुका है। और ये जो दाम है जो आज हम लोग देख रहे हैं अपने बीच, ये सब सरकार की जो सरकार ने ही लाया है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि पेट्रोल जब 30-32 रुपये लीटर मिलता है सरकार को, तो वो 2 गुना नहीं 3 गुना में क्यों बेचती है? आखिर उनको कितना फ़ायदा चाहिए, उनको कितना मतलब इनकम चाहिए, टैक्स चाहिए जनता से कि वो देश की तरक्की कर सकें। आज अब देखिएगा कि बिहार के जो बक्सर ज़िला है, वहाँ से लोग यूपी के बलिया ज़िला में जा रहे हैं तेल लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 7 रुपये लीटर जो है वो बिहार से सस्ता तेल वहाँ पे मिल रहा है, पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। वहाँ जा रहे हैं लोग। यहाँ से बिहार के पास जो तेल की जो अभी तक जो आई है वो बहुत ही ज़्यादा है यूपी के कंपेयर में। तो क्या लगता है कि बिहार सबसे ज़्यादा धनवान राज्य है आपके हिसाब से? क्योंकि केंद्र सरकार को लगता है कि बिहार सबसे धनवान राज्य है, तेल महंगा, बिजली महंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइट फीस। देखिए, बिहार में जो है जो सभी पिछड़ा देश रहा है, पिछड़ा स्टेट रहा है, किसी भी कंपेयर में देख लीजिए आप। तो फिर इसी सब को देखते हुए उस केंद्र जो सरकार है, नीतीश कुमार भी तो कुछ करती नहीं है, बस वो अपने बातों को रखती है, बस बोलती ही चल। जनता क्या कहना चाहती, जनता को क्या चाहिए? आज देख रहे हैं सरसों का तेल का दाम 200 रुपये लीटर पहुंच चुका है। तो पहले ये 100 रुपया, 105, 90 रुपया, 100 रुपये, 105 रुपया, उससे बढ़ते बढ़ते आज उसका दाम 200 रुपये पहुँच गया है। तो आज लोग के पास पैसे नहीं इतना कि वो सोचते हैं, किसी को कोई आता तो कोई खिलाते थे पिलाते थे, आज लोग को सोचना पड़ रहा है। उनकी पॉकेट की आमदनी उतनी नहीं है, उनको उतना पैसा नहीं कि वो खरीद सकें। तो जैसे ही पेट्रोल और डीजल का जैसे दाम बढ़ रहा है, लोग को यहाँ से वहाँ मतलब माइग्रेट करने में भी, कहीं से आने जाने में, जहाँ वो जाते थे अपने बाइक से, कार से, तो उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात भी करें हम, यानी कहने का मतलब कि हर आप जो चीज़ खरीद रहे हैं वो चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्या कहेंगे? जो सबसे पहली बात कि इकोनॉमिक कंडीशन पे ज़रूर असर करेगा। उन लोग कोई भी काम हम लोग करेंगे तो मार्केट में जो रेट होगा उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अब चीज़ों का दाम बढ़ेगा तो हमारे पॉकेट पे, हमारे आमदनी पे भी तो असर पड़ेगा। वैसे तो रोजगार भी नहीं है लोगों के पास इतना कि वो अफोर्डेबल इतना नहीं है कि वो कर सकें। इसलिए जो पेट्रोल और डीजल का जो दाम है, और देश में इन्हीं छोटी बहुत सारी चीज़ों को भी जो दाम है, आमदनी वो बढ़ चुका है। कितनी बार नरेंद्र मोदी भी ने कहा है पेट्रोल और डीजल और जो भी दाम है, महंगाई जो है, अगर हमारी जब सरकार आएगी तो हम 100 दिनों में कम कर देंगे। हमारा देखिएगा आज दो बार उनकी सरकार बनी, 10 सालों से है, करीबन अभी तो चल ही रहा है, अभी 7.5 साल होता होगा उनकी सरकार को आते हुए। तो आप भी हम पूछते हैं कि आपके जो वादा है वो कहाँ गया? वो सब तो आप भूल चुके हैं। अब आपको पता नहीं कैसे याद आता है। इन सभी चीज़ों के जो रेट आपने बढ़ाया उसने तो देखने में ही लग रहा है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप देश की सभी सरकारी संपत्ति को आपने बेच दिया। आपने एयरपोर्ट को तो पहले ही बेच दिया, रेलवे को पहले ही उसको भी बेच ही दिया आपने। ये बताइए कि नौकरी आज कहाँ कैसे मिलेगी? आज लोग आप कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है। हम पूछते हैं अगर हिंदुत्व खतरे में है तो एक बात बताइए, क्या आपने उनको रोजगार दिया है? आपने तो उनको भी रोजगार नहीं दिया है। तो आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से आप क्या समझते हैं? आप देश की जनता को भड़का रहे हैं। आप जो भाई मिल के आज से नहीं, करीबन जब सभी जो साथ साथ रहते हैं, आप उनको अलग हटाने, विवाद पैदा करने का काम करते हैं। इन सब पे आप दिखाते हैं कि यही सब देश में मुद्दा है, लेकिन असली मुद्दा से आप लोग भटकाने के काम कर रहे हैं। और ये सब जो मुद्दा है, ये सब जो मुद्दा है नहीं। अब वास्तविकता में हम बताएं तो आपको मुद्दा ये है कि महंगाई कैसे कम हो, रोजगार कैसे मिले लोगों को। अभी तेल डीजल का दाम बढ़ गया है। आप देख रहे हो कि डीजल से चलने वाले बहुत से मशीन हैं। यदि ट्रांसपोर्टिंग महंगा होगा तो हर लोगों के जेब पर असर पड़ेगा, पड़ भी रहा है। खास मेन बात आता है बिहार के लोगों का,
बिहार के लोग अब बक्सर, जैसे बक्सर वाले जो लोग हैं, बलिया से जाकर उत्तर प्रदेश पड़ता है नज़दीक, वहाँ तेल सस्ता मिलता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लोग नेपाल से जाकर, सीतामढ़ी साइड के जो लोग रहते थे वो नेपाल से जाकर थे। तो इन सब जगहों पर तेल सस्ता है और बिहार में महंगा, यानी सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग बिहार में हैं। यानी कहने का मतलब बिहार सरकार इसको लेकर केंद्र सरकार के बारे में से कोई अपील नहीं कर रहा कि भाई हमको तेल सस्ता दीजिए। देश में हर एक राज्य के अलग अलग तेल के टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन बिहार में महंगा क्यों? महंगा हो चुका है तो सस्ता नहीं हो रहा है। जब एक बार किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है हमारे यहाँ तो वो सस्ता होता नहीं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, सरकार के पास कोई सृजनात्मक या रोजगार उन्मुक्त कोई कार्य दिख नहीं रहा है। भले डंके के चोट पर कहते हो कोई भी अधिकारी के कार्य किया जा रहा है कार्य करने के लिए, तो भाई जो शिक्षित लोग हैं उसे बिहार में क्या बनाया जा रहा है? मजदूर बनाया जा रहा है, ना कि उन्हें रोजगारात्मक पढ़ाई दिया जा रहा है। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी कुछ अलग है, यानी शिक्षित बेरोजगार को पैदा करने का काम चल रहा है बिहार में। देखिए, सबसे पहली बात तो है नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी गलती है और वो अभी भी कर ही रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए कि जो भी छात्र को आप प्रमोट कर रहे हैं, जो मतलब इंटर वाले जो छात्र हैं, मैट्रिक वाले छात्र जिनको आपने प्रमोट कर दिया इस साल, आपने तो इसमें क्या किया कि जो पढ़ने वाले जो मेहनत करके आए हैं बच्चे, उनको तो वो तो ऐसे भी एग्जाम देते तो अच्छे अंक आते हैं उनके भी, तो वो आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे। लेकिन इसमें जिसको जो नहीं पढ़ रहा है, जिसको आपने सभी को प्रमोट किया है, उससे क्या हुआ? उससे आपने आगे आने वाले उनकी ज़िंदगी में जो बड़ी कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, आपने उनको बढ़ावा दे दिया। आपको ये बात समझ में नहीं आया कि प्रमोट करने से कोई फायदा तो होगा नहीं। आखिर अगर वो फेल होते तो कमज़ोर होते फिर से मेहनत करते और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या किया? सबको प्रमोट कर दिया, सब एक ही बार में पास हो जाओ। तो इससे जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो कंपटीशन लेवल निकाल लेंगे, जो नहीं पढ़ रहे उनका क्या होगा? आप तो उनके साथ खिलवाड़ कर दिया। ये भी बात आपने सही कहा, क्योंकि इस कोरोना महामारी के दरमियान सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ प्रभावित हुआ है तो शिक्षा व्यवस्था। उसमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व में छिपा नहीं है। मैट्रिक की परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा हो, चोरी की जो बात किया जाए, कदाचार जाए बिहार की एग्जाम सिस्टम से। अब ऐसे में जिस तरीके से मैट्रिक इंटर लोगों को सबको फेल जो है उसको भी पास कर दिया जाएगा, तो एक तरीके से बात यह है कि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए तो बहुत ही कठिन का समय है, क्योंकि वो तो पढ़ने वाले हैं, मेहनत करेंगे। और जो बचा कुचा अपने यहाँ जो कुछ सिस्टम है सरकारी व्यवस्था, तो लोगों के पास जब डिग्री मिल ही जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो तो काम मतलब कि डिग्री धारक मजदूर कहलाएंगे हमारे हिसाब से। तो बिल्कुल कहलाएंगे डिग्री धारक मजदूर, क्योंकि जब उनको पास ही कर दिया गया है, जब उनसे ना एग्ज़ाम लिया गया, ना एग्ज़ाम किस लिए लिया था कि आप उस लायक बनाया है कि आप वहाँ तक पहुँचे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जब वो सब काम ही खत्म हो जाए तो आप फिर डिग्री करेंगे क्या? तो यानी बिहार में नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है काफ़ी लंबे से रहा। इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गया। डीजल, पेट्रोल, सरसों तेल, सबसे ज़्यादा लोगों को डीजल पेट्रोल नज़र आता है। सरसों तेल के बारे में तो कहीं नेशनल मीडिया पर कोई खबर नहीं होता है, लेकिन सरसों का तेल हर व्यक्ति रोज़मर्रा में इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर पर बिहार में, क्योंकि यहाँ सरसों का तेल आप गली मोहल्ले और सड़क जहाँ भी देखेंगे वहीं खाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब तो खाने वाले लोगों को भी थोड़े से अपनी जेब ढीली करने पड़ रही है। एक तो कोरोना महामारी में लोगों का रोजगार चला गया, काम चला गया, जो कुछ बचा हुआ है। आखिरी सवाल कि पेट्रोल डीजल की कीमत क्या लगता है कम होगा या और बढ़ेगा? अब ये तो बहुत ही क्या कहते हैं उसको कि नीतीश कुमार जी के ऊपर है। आप वो देख रही हैं, जैसे बिहार की जनता भी सवाल उठा रही है उनसे। आप तो उनको किसी भी हर हाल में पेट्रोल और डीजल हम कहते हैं कि कम ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको 32 रुपये लीटर अगर तेल मिलता है तो आप उसको कम से कम 50 से 60 रुपये के बीच बेचना चाहिए, आपको देना होगा। आप उसको बढ़ा के नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास सारे टैक्सेस आ रहे हैं, हर चीज़ का बिजली का बिल आ रहा है, उस पर आपका दाम इतना बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हर चीज़ का बिल आ रहा है। तो पानी का बिल, जैसे कि आप जाते हैं कि रोड वगैरह पे, तो वहाँ पे एक बार में नहीं कर, कभी नल योजना उनका तो विफल हो गया है, हर बार को रोड तोड़ा जाता है, तो आप एक बार में कोई काम नहीं करवाते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि यानी राज्य सरकार को अपने मूल्यों पर कुछ निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र को कुछ अलग रेट है तेल का और राज्य सरकार के पास आते आते उसका रेट बढ़ जाता है, जो कि बहुत से टैक्स लग जाते हैं।
तो यानी टैक्स को तो छोड़ना पड़ेगा और तेल के दाम को कम नहीं कर, यहाँ तो अभी तेल को लेकर कोई विपक्ष की तरफ से कोई घमासान भी देखने को नहीं मिलता है। यानी पूरी तरीके से जनता को जितना चोट पहुंचाना है पहुंचाने के लिए यहाँ चल रहा है व्यवस्था। ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। और ये जो बैठ के चार लोग जो डिबेट में बैठते हैं, आज हम देख रहे हैं कि जीएसटी पे कभी चर्चा करते हैं, कभी बड़े बड़े मुद्दे पे चर्चा करते हैं। हमको समझ में नहीं आता आप चर्चा करते क्या है। हमको तो ये भी नहीं लगता है कि आप जीएसटी पे चर्चा करते हैं, आपको ये भी पता नहीं होगा कितने टाइप का जीएसटी होता है, कौन सी जीएसटी पे आप चर्चा कर रहे हैं। हमको तो ये भी नहीं समझ में आता है। आप देश के जो समझ लीजिए कि जो अशिक्षित नेता हैं, आप उनको टिकट देके चुनाव लड़वाते हैं। आप क्या समझते हैं वो देश को विकसित कर देंगे क्या? अपने जिला को बढ़िया से उसको देखभाल करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि 4 किताबें हम लोग पढ़ करके और हम लोग इतना मेहनत कर करके अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं, इसलिए इसी दिन को देखने के लिए नहीं। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हम ये पढ़ें हमारे देश में पिछले जमाने से क्या चलता आ रहा है, उसमें क्या त्रुटियां हैं और हमको आगे जाकर उसमें क्या सुधार करना है। आप पढ़े लोगों लिखे लोगों को चुनिए ना, आप उनको टिकट दीजिए और उनसे देखिए कि देश कितना जल्दी विकसित होगा। आप ये बात सोचिए।